हेलो, मैं आचार्य नीरज शास्त्री अलवर से। मैं आपको संस्कृत व्याकरण में रीट के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले वीडियो में रीट के सिलेबस के बारे में बताया। अब मैं आपको रीट के आगे सिलेबस में चलते हुए सबसे पहले मैंने आपको एक स्वर और व्यंजनों के बारे में बता रहा था। तो पहले मैंने आपको वीडियो में स्वरों के बारे में बताया था कि स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। उनसे संबंधित प्रश्न पेपर में किस प्रकार से आते हैं। तो अभी हम रीट के बारे में ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं। रीट में हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा। ये संस्कृत भाषा लेवल फर्स्ट में भी और सेकंड में भी अभी वो ही चल रही है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें। देखो, हमने अभी आपको बताया था स्वरों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने स्वर के बारे में बताया था। अब हम स्वर के बारे में बताने के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो देखो, ये किसी भी व्यंजन के नीचे ऐसे एक डंडा लगा दिया जाता है, इसको बोलते हैं हलंत। इसको क्या बोलते हैं? उसको हलंत। एक चंद्रबिंदु लगाते हैं। चंद्रबिंदु को संस्कृत में कहते हैं अनुनासिक। इसको अनुनासिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अनुनासिक का चिन्ह है और ये नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। तो जो नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है वो अनुनासिक कहलाता है। और अनुनासिक का चिन्ह क्या है? चंद्रबिंदु। इसके अलावा ऐसे देखो, उल्टे सीधे दो चांद होते हैं। इन चांदों को कहते हैं अर्धविसर्ग। अर्धविसर्ग का उच्चारण प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के द्वारा किया जाता था। आजकल इसका उच्चारण बंद हो गया है। आजकल इसका उच्चारण नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें वर्णमाला के हिसाब से और संस्कृत व्याकरण के हिसाब से हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब इसी में आगे देखते हैं कि अगर ये अर्धविसर्ग क और ख के आगे लग जाए, क के आगे और ख के आगे अगर लग जाए तो ये जिह्वा मूल कहलाता है। जिह्वा मूल कहलाता है। ये जिह्वा मूल कहलाता है। जिह्वा मूल, जीभ के मूल भाग से जो उच्चारण किया जाता है वो जिह्वा मूल कहलाता है। मित्रों, अभी आजकल इसका उच्चारण होता नहीं है। आपने देखा होगा कि जीभ के जो मूल भाग से उच्चारण पहले के समय में ही किया जाता था। आजकल इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, लेकिन ये उच्चारण स्थान में भी आता है। तो जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अभी आपको यहाँ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, तो उससे संबंधित यहाँ पर जिह्वा मूल है, जो कि क और ख के आगे लगता है। अगर क और ख के आगे अर्धविसर्ग लगा दिया जाए तो वो जिह्वा मूल कहलाता है। अगर यही अर्धविसर्ग प और ह के आगे लग जाए, प और ह के आगे अगर लग जाता है तो ये उपधमानीय कहलाता है। उपधमानीय, ये उपधमानीय कहलाता है। इसका प्रयोग भी प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के द्वारा किया जाता था। आजकल इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ये आपको मैंने अभी बेसिक जानकारी दी है, इनकी नॉलेज होना भी बहुत आवश्यक है, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं। मैंने आपको सबसे पहले स्वर के बारे में बताया, फिर उसके बाद में ये बेसिक जानकारी दी है। अब हम लोग आगे चलते हैं और व्यंजन के बारे में देखते हैं। व्यंजन, देखो दोस्तों, ये व्यंजन शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। व्यंजन 33 होते हैं, हिंदी संस्कृत दोनों में 33 व्यंजन होते हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि व्यंजन जो मैंने यहाँ लिखा है ये पूर्ण रूप से शुद्ध है और ये पूर्ण रूप से अशुद्ध, मतलब शुद्ध नहीं है। इसमें थोड़ी सी कमी है। ये अनुस्वार संधि का उदाहरण है और ये अनुस्वार को परसवर्ण होकर के और परसवर्ण संधि का उदाहरण बन जाता है। तो ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। अब हम आगे देखते हैं कि 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखो दोस्तों, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग,
ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों में क्रमशः 5-5 वर्ण होते हैं। इन 5 वर्गों में क्रमशः 5-5 वर्ण होते हैं। तो वो किस प्रकार से हैं? तो देखो, क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ और ङ। इसका सही उच्चारण है ङ। नाक से बोला जाता है। अगर इसको आप सही उच्चारण बोलना चाहते हैं तो ग है, ग। ग में न को मिक्स कीजिए और न की ध्वनि निकालिए तो आएगा ङ। जितने भी सारे व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे हलंत होते हैं, यानी कि आधे होते हैं, अर्थात उनमें स्वर का अभाव होता है, तो व्यंजनों के नीचे हलंत लग जाता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ और ञ, ये 5 वर्ण हो जाते हैं। ये भी सारे के सारे हलंत होंगे, यानी कि एक संज्ञक होंगे, आधे होंगे, क्योंकि इनमें स्वर का अभाव होगा। व्यंजन जितने भी होते हैं 33 होते हैं, 33 की 33 व्यंजन जो होते हैं वो सारे के सारे आधे होते हैं, क्योंकि उनमें स्वर का अभाव होता है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं होता है इसलिए आधे होते हैं, और आधे होने के कारण ही उसमें हलंत लगा दिया जाता है। ट वर्ग में देखें तो हम ट, ठ, ड, ढ और ण, ये व्यंजन होते हैं। ट वर्ग में देखते हैं तो त, थ, द, ध और न। ट वर्ग में अगर हम देखते हैं तो प, फ, ब, भ और म, ये आपके व्यंजन है। 5 वर्ग, 5 वर्गों को 5 वर्गों में 25 के हिसाब से, अगर वो 5-5 के हिसाब से देखें तो टोटल ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, या स्पर्श व्यंजन भी हम कह सकते हैं, व्यंजन भी कह सकते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 25 हो गए। 5 वर्ग में 5, प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होंगे, तो 5 वर्ग है, 5 वर्गों में टोटल 25 वर्ण हो जाते हैं। एक बात और दोस्तों कि हिंदी में इनको क्या कहते हैं? कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक। लेकिन संस्कृत में इनको क्या कहते हैं? एक भाषा हो जाती है, कादयो वावसानम, कादयो वावसानम। कै आदयो, यानी कि कै आदि से मैं अवसानम, यानी कि मैं तक, तो इसको हम कादयो वावसानम भी कहते हैं। तो एक भाषा ये भी हो जाती है। आगे हम देखें तो संस्कृत में इनको क वर्ग को कु कहते हैं, च वर्ग को हम चू कहते हैं, ट वर्ग को टू कहते हैं, और त वर्ग को हम तू कहते हैं, और प वर्ग को हम कु कहते हैं। संस्कृत में इनको हम लोग कुचु टुतु कु भी कह देते हैं। इसकी एक भाषा ये भी हो जाती है। ये जो 25 व्यंजन है, स्पर्श वर्ण भी कहते हैं इनको, कादयो वावसानम भी कहते हैं, और कुचु टुतु कु भी कहते हैं। कुचु टुतु कु का मतलब सब में उ की मात्रा आ रही है और उ की समय इसमें एक संज्ञा होती है, तो इनको हम उदित वर्ण भी कहते हैं। उदित वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25। अब देखो दोस्तों, ये पूरे के पूरे जो 25 वर्ण हैं इनकी 4 भाषाएं हो जाती हैं। पहला तो इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं या स्पर्श व्यंजन कह देते हैं, दूसरा इनको कादयो वावसानम ऐसा भी कहते हैं, और तीसरा इनको कुचु टुतु कु भी कहते हैं, और चौथी इसकी भाषा जाती है उदित वर्ण कहते हैं। इनको सब में उनकी मात्रा आ रही है इसलिए उदित वर्ण भी इनको कहा जाता है। तो ये 4 तरीके से हम इनको उच्चारण कर सकते हैं, 4 प्रकार से हम इनको कह सकते हैं कि भाई 4 नाम हो गए इनके। अगर पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श वर्ण कौन से हैं, तो हो सकता है कि वहां पर आपको कादयो वावसानम लिखा हुआ मिले आंसर में। 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से ये भाषा कोई सी भी एक ऑप्शन कोई सा भी सही हो सकता है। कादयो वावसानम भी लिखा हुआ मिल सकता है, कुचु टुतु कु भी मिल सकता है, और उदित वर्ण भी मिल सकता है। इसलिए दोस्तों अपने को ध्यान रखना है कि ये 25 जो व्यंजन है स्पर्श वर्ण है, इनको क्या क्या कहते हैं। आगे हम देखें
तो देखो दोस्तों, संधि जब हम आगे पढ़ेंगे तो संधि के लिए स्वर संधि जब पढ़ेंगे तो स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वरों का ज्ञान होना अनिवार्य है। और व्यंजन संधि जब हम पढ़ते हैं तो व्यंजनों की आवश्यकता पड़ती है, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए व्यंजनों की आवश्यकता, व्यंजनों की नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो व्यंजनों की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ये व्यंजन इस प्रकार से आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा जब अगर आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि में एक फार्मूले के हिसाब से जब आप याद करोगे, नियमों को याद करोगे, तो वहां पर आपको इस प्रकार से भी ध्यान रखना होगा कि ये वर्गों के पहले अक्षर कहलाते हैं, ये वर्गों के दूसरे अक्षर कहलाते हैं, और ये वर्गों के तीसरे अक्षर कहलाते हैं, ये वर्गों के चौथे अक्षर कहलाते हैं, और ये वर्गों के पांचवें अक्षर कहलाते हैं। इस प्रकार से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको ऐसे याद होना चाहिए। जब हम आगे और देखें तो ये पांचवा जो वर्गों के जो पांचवें अक्षर है, पांच अक्षर है, इनका एक भाषा और हो जाती है, इनको अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, अनुनासिक वर्ण या अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। इन अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5। ये 5 होता है टोटल। कौन कौन से? यम गणनम। 62 सूत्रों में भी एक सूत्र आता है यम गणनम, उस सूत्र के हिसाब से भी हम देखें तो उसमें यम प्रत्याहार बनता है। तो ये 62 सूत्रों के हिसाब से भी यही 5 वर्ण आते हैं और ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्ण क्यों कहलाते हैं दोस्तों? इनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से ही किया जाता है। मुंह और नाक का प्रयोग होने की वजह से ही इनको अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। कुछ लोग इनको नासिक वर्ण भी कह देते हैं, तो नासिक वर्ण भी हम कह सकते हैं, नासिक वर्ण भी कह सकते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, ङ, ञ, ण, न और म। दोस्तों इसका उच्चारण ङ, इसका उच्चारण ञ, 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 जैसे बोलते हैं अइय, बोलते हैं अइय। जैसे कि अभी जयपुर साइड में बोलते हैं अइया, 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 ञ, ञ, तो यहाँ वो वाला ये है ये, और ये ण, ये न और ये म। इनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है, इसलिए इसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने 33 व्यंजनों में से आपको ये 25 व्यंजन बताए हैं जिनको कि स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं और भी इसके जो व्यंजन हैं, बाकी के बचे हुए व्यंजन हैं वो और भी हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है य, एक है र, एक है ल, एक है व। ये भी हलंत होते हैं, क्योंकि इनमें भी स्वर का अभाव होता है, इसलिए इसके नीचे भी हम हलंत लगा देते हैं। तो देखो ये 4 हैं, इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्णों का जो क्रम होता है वो दोस्तों यही होता है, ये र, ल, ये बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल राइट है। और इसका क्रम याद रखने के लिए आप इतना ध्यान रख सकते हो कि लास्ट में ल आता है, ल, व, लव। इसके हिसाब से आप इसको अंतस्थ वर्णों को याद रख सकते हो। दोस्तों इसमें एक चीज और बनती है, इसमें एक यण प्रत्याहार बनता है। यण प्रत्याहार जो होता है उसका क्रम होता है य, व, र, ल, य, व, र, ल। तो दोस्तों इसमें यण प्रत्याहार में ये यण संधि में काम आता है, जो कि यण प्रत्याहार में क्रम इस प्रकार से होता है य, व, र, ल। लेकिन इसका अंतस्थ वर्ण अगर हम देखें तो अंतस्थ वर्ण हिंदी संस्कृत दोनों में ही इसका क्रम य, र, ल, व ही होता है और नहीं होता है। वो वाला जो क्रम होता है ये यण संधि में ही काम में लिया जाता है, वैसे अंतस्थ वर्ण में क्रम यही होता है। दोस्तों 2013 में बीच में एक बार प्रश्न आया था कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो अंतस्थ वर्ण उसमें जब दिए हुए थे तो दोनों ही अंतस्थ वर्ण के क्रम में, मतलब अंतस्थ वर्ण में आते हैं, लेकिन उसमें भी क्रम पूछा गया था। मतलब अंतस्थ वर्ण जो सही है वो यही है, इनका क्रम सही यही है, ये यण संधि में काम आते हैं। तो दोस्तों अपने को ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं और यण में कौन से हैं। आगे चलते हैं तो देखो 25 और 4 29 और 4 में आता है श, श, श और ह। 4 ये व्यंजन है
ये व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये जो ऊष्म वर्ण है इनका भी एक प्रत्याहार बनता है अयुण माहेश्वरी सूत्रों के हिसाब से, उसको कहते हैं सर्व प्रत्याहार। सर्व प्रत्याहार में भी यही क्रम रहता है, इसके क्रम में कोई चेंज नहीं है, तो ये सर्व प्रत्याहार। तो दोस्तों इनको कुल मिलाकर के ये आपके 33 व्यंजन हो जाते हैं, 33 व्यंजन हो जाते हैं। 33 व्यंजन जो हो जाते हैं तो ये कंप्लीट है आपके, ये अंतस्थ वर्ण है, ये ऊष्म वर्ण है, और ऊष्म वर्ण को हम शल प्रत्याहार भी कह सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये आपके सारे के सारे क्या है, हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे जो आने वाले आगे वीडियो हैं उसको आप आराम से देखें। और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, कोई भी संस्कृत से संबंधित कोई बात समझ में नहीं आती है, अभी मैं रीट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, तो अगर इसमें कोई भी समस्या है, कोई त्रुटि आ रही है या आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, तो आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।